एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है क्लास 12th के पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर 3 में, जिसका नाम है नियोजित विकास की राजनीति। इससे पहले वाले पार्ट में मैंने बहुत सारे पॉइंट्स का डिस्कस किया था आप लोगों के साथ, और इसके जो सिलेबस है वो सिलेबस के बारे में भी मैंने बताया था। क्लिंटन का दौर तक हमारा सिलेबस जो था वो कंप्लीट हो गया था। मतलब कि मैंने आपको लास्ट पार्ट में समकालीन विश्व में अमेरिका का वर्चस्व, नई विश्व व्यवस्था की शुरुआत और क्लिंटन के दौर के बारे में बताया था। हम अपने सिलेबस में 9/11 और आतंकवाद के विरुद्ध जो विश्वव्यापी युद्ध था उसके बारे में पढ़ेंगे। सेकेंड पार्ट में आपको जो सबसे पहला टॉपिक पढ़ना है वो पढ़ना है अमेरिका दूतावास पर हमला। क्या हुआ कि आप सभी को तो पता है कि अमेरिका का वर्चस्व पूरा विश्वव्यापी था। उसका वर्चस्व आर्थिक मामले में देख ले, राजनीतिक मामले में देख ले या सैन्य मामले में देख ले, उसका वर्चस्व पूरे विश्व पे था। अचानक से क्या हुआ कि केन्या में जो नरोनी में अमेरिका का दूतावास है और सलाम तंजानिया में जो दूतावास बना हुआ है, इन दोनों दूतावास पे हमला हो गया। ये किसका दूतावास था? ये दूतावास था अमेरिका का। हमले की जिम्मेदारी जो है वो अलकायदा ने लिया और आतंकवादी संगठन ने इसका अपने ऊपर जिम्मेदारी ले लिया। अब देखिए, यहाँ पे समझने योग्य बात है कि दुनिया का इतना बड़ा महाशक्ति, इतना बड़ा शक्तिशाली देश के दो दूतावास पे हमला हो गया, और इस हमले का जो भार उठाया, या फिर आप कह सकते हैं इस हमले का जो जिम्मेदारी उठाया, वो उठाया अलकायदा ने। अलकायदा के बारे में आपको बता दूं, अलकायदा एक आतंकवादी संगठन है जो अफगानिस्तान में शुरुआत से डटा हुआ था। ऑपरेशन इनफाइनाइट रिच, अब अगला ऑपरेशन आ गया हमारे पास। मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि इस चैप्टर में हम फिलहाल 4 ऑपरेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो जो ये दूतावास पे हमला हुआ अमेरिका के तंजानिया में और केन्या में, उसके विरुद्ध क्या हुआ? युद्ध के जवाब में 1998 में बिल क्लिंटन ने ऑपरेशन इनफाइनाइटेड रिच चलाया। जिस समय, ये ध्यान रखिएगा कि ऑपरेशन इनफाइनाइटेड रिच जो था वो अमेरिका के राष्ट्रपति बिल क्लिंटन के द्वारा चलाया गया था। कब? 1998 में। ऑपरेशन में उन्होंने क्या किया? सूडान, जहां पे अलकायदा का पैर ज्यादा गहरा था, इसके बाद अफगानिस्तान जहां पे अलकायदा का पैर ज्यादा गहरा था, इन दोनों जगह पर उन्होंने क्रूज मिसाइल से हमला कर दिया। किस मिसाइल से? क्रूज मिसाइल से। किसने किया? अमेरिका ने किया। अमेरिका के राष्ट्रपति का क्या नाम था? बिल क्लिंटन। कब हुआ था? 1998 में। ध्यान रखिएगा सारे पॉइंट्स को, कि जो अमेरिका का दूतावास था जो केन्या और तंजानिया में था, उस पे अचानक से हमला हो गया। अब आपको पता है, अगर मैं बहुत शक्तिशाली हूं, मैं बहुत पावरफुल हूं और मेरे ऊपर कोई अटैक आ जाए तो मैं तिलमिला जाऊंगा, मुझे बहुत बुरा लगेगा, क्योंकि ये मेरे मान, इज्जत, प्रतिष्ठा की बात हो जाएगी। ऐसा ही कुछ हुआ अमेरिका के साथ। अमेरिका ने इसके खिलाफ 1998 में बिल क्लिंटन जो वहां के राष्ट्रपति थे, उन्होंने ऑपरेशन इनफाइनाइटेड रिच चलाया और इन्होंने अफगानिस्तान और सूडान में क्रूज मिसाइल से हमला कर दिया। कहां? अलकायदा के ठिकानों पे। 11 सितंबर 9/11 की घटना। अमेरिका ऐसे दौर से गुजर रहा था जहां पे इसे बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, और इतिहास जीवन भर अमेरिका को ये बातें दोहराता रहेगा कि 9/11 क्या था। देखिए, 11 सितंबर 2001 की बात है। अलकायदा के 19 आतंकवादी, अलकायदा के 19 आतंकवादियों ने क्या किया? अमेरिका के 4 व्यावसायिक विमानों को हाईजैक कर लिया। अलकायदा के 19 आतंकवादियों ने अमेरिका के 4 जहाजों को हाईजैक कर लिया, और हाईजैक करने के बाद उसे अमेरिका के अंदर ही ले जाके अलग अलग इमारतों से टकरा दिया। कहां टकराया? 2 विमान न्यूयॉर्क स्थित वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से टकरा दिया। जो 4 जहाज इन्होंने हाईजैक किया, उसमें से 2 जहाज इन्होंने न्यूयॉर्क में स्थित वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में टकरा दिया। तीसरा विमान इन्होंने पेंटागन, जो रक्षा विभाग का मुख्यालय था अमेरिका का, उससे जाके टकरा दिया। चौथे विमान को अमेरिकी कांग्रेस के मुख्य इमारत से टकराना था, लेकिन ये पेनिसिल्वेनिया के एक खेत में ही गिर गया। मतलब इसका निशाना चूक गया। तो इस कारण से इसे हम 9/11 के हमले के नाम से जानते हैं।
9/11 अगर आपसे कोई पूछे तो वहां पे आप बताइएगा कि 9/11 का जो हमला था उसमें अलकायदा ग्रुप के 19 आतंकवादियों ने क्या किया, अमेरिका के बिजनेस वाले जहाज को, व्यावसायिक जहाज को अगवा किया और उसे हाईजैक करके अमेरिका के प्रमुख प्रमुख ठिकानों से जाके टकरा दिया, जिसे हम 9/11 के हमले के नाम से जानते हैं। 9/11 के घटना का परिणाम क्या हुआ? 9/11 के घटना का परिणाम हुआ कि इस घटना से पूरा विश्व हिल गया। इस घटना से क्या हुआ? पूरा विश्व हिल गया। बहुत अब आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से एक वर्चस्व वाला देश, एक शक्तिशाली देश, एक बहुत ही मजबूत देश के ऊपर इस तरह से अटैक हो गया, जिसके खिलाफ अच्छे अच्छे विश्व संगठन भी बोलना नहीं चाहते थे। उस देश के ऊपर इतना बड़ा हमला पूरे विश्व के देशों के लिए एक बहुत मतलब बेचैन करने वाली स्थिति थी, दिल दहला देने वाली घटना थी। अब इस घटना में मैं आपको बता दूं लगभग 3000 की मौत हो गई थी। ये जो 9/11 का हमला हुआ इसमें लगभग 3000 लोगों की मृत्यु भी हो गई थी। तो इस तरह से आपने 9/11 की घटना को ऑपरेशन इंड्यूरिंग फ्रीडम, अब ये एक नया ऑपरेशन है। शुरुआत से ही बोलता आ रहा हूं कि आपको 4 ऑपरेशन पढ़ने हैं। चैप्टर 3 में पॉलिटिकल साइंस है और पॉलिटिकल साइंस के अलावा ये पार्ट 2 है इस वीडियो का। तो ऑपरेशन इंड्यूरिंग फ्रीडम क्या है? आतंकवाद के विरुद्ध में, मतलब आतंकवाद के खिलाफ अमेरिका ने एक विश्वव्यापी आंदोलन छेड़ दिया, मतलब सफाई करने का अभियान उठा लिया कि मैं पूरे विश्व से आतंकवाद को साफ करूंगा। और अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने 2001 में ऑपरेशन इंड्यूरिंग फ्रीडम चलाया था। कब चलाया था? 2001 में चलाया ऑपरेशन इंड्यूरिंग फ्रीडम। किसने चलाया? जॉर्ज बुश ने चलाया। किसके खिलाफ चलाया? तो एक तरह से आप कह सकते हैं पूरे विश्व में बैठे आतंकवादियों के खिलाफ चलाया, लेकिन इसका मेन टारगेट अलकायदा ही था। यह अभियान उन सभी के खिलाफ चला जिन पर 9/11 की घटना का शक था। अमेरिका को जहां जहां शक लगा, जहां जहां उसे लगा कि 9/11 की घटना में ये देश या ये संगठन शामिल था, उस देश में जाके उसके खिलाफ उन्होंने कार्रवाई की। और उनका मुख्य निशाना लेकिन अलकायदा और अफगानिस्तान के तालिबान शासन को बनाया गया। जो अफगानिस्तान में तालिबान का शासन था और अलकायदा वहां पे अपना पैर पसार रहा था, इस पर अमेरिका का मुख्य फोकस था। वो मेन रूप से अगर देखिए तो अलकायदा पर ही अटैक करना चाहता था और अलकायदा के लोग जहां जहां थे पूरे विश्व में उसने ढूंढ ढूंढ के मारा। ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम का यह परिणाम निकला कि तालिबान की समाप्ति ही हो गई और अलकायदा कमजोर पड़ गया। जिस अलकायदा की मदद से तालिबान अफगानिस्तान में अपना पैर पसार रहा था, उसे अमेरिका ने साफ कर दिया। तालिबान को बुरी तरह से मारा और उसे साफ कर दिया, जिस कारण से जो है अब अलकायदा कमजोर हो गया था। 9/11 के बाद अमेरिका द्वारा बनाए गए बंदी के बारे में जानेंगे। बंदी का मतलब होता है जिसे हम गिरफ्तार कर लेते हैं, अरेस्ट कर लेते हैं। अमेरिका सेना ने पूरे विश्व में गिरफ्तारियां की। अक्सर गिरफ्तार में लोगों के बारे में उनकी जानकारी नहीं दी गई, सरकार को जानकारी नहीं दी गई। ये अमेरिका का वर्चस्व ही था कि पूरे विश्व के अंदर जहां भी उसे लगा कि उसके इस 9/11 की घटना से लोग हैं, उसे उन्होंने वहां से गिरफ्तार कर लिया और उसके सरकार को भी जानकारी नहीं दिया। यह वर्चस्व ही था अमेरिका का, दबदबा ही था। गिरफ्तार लोगों को अलग अलग देशों में भेजा गया और उन्हें खुफिया जेल खानों में रखा गया। क्यूबा के निकट अमेरिकी नौसेना ने एक ठिकाना गवांतानामो बे में कुछ बंदियों को रखा गया था। देखिए, जो भी अमेरिका ने लोगों को गिरफ्तार किया 9/11 के घटना के शक पे, उसे उन्होंने क्या किया, पूरे अलग अलग खुफिया जगहों पर भेज दिया। और कुछ लोगों को उसने क्यूबा के निकट जो उसने बनाया हुआ था एक ठिकाना जिसका नाम था गवांतानामो बे, उसमें भी रखा। यहां तक दबा था अमेरिका का कि उसने जिस लोगों को गिरफ्तार किया उससे यूएन के लोगों को भी मिलने का अधिकार प्राप्त नहीं था। वो यूएन के लोग जो थे, समूह जो था, वो लोग भी नहीं मिल सकते थे। किसी भी देश को हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं था। इस तरह से आपने अमेरिका का यहां पे दबदबा देखा।
ऑपरेशन इराकी फ्रीडम, ये हमारा फोर्थ ऑपरेशन है इस चैप्टर का और लास्ट ऑपरेशन भी है, क्योंकि इसके बाद हमारे चैप्टर में, थर्ड चैप्टर में कोई भी ऑपरेशन आपको नहीं पढ़ना है। अब ऑपरेशन इराकी फ्रीडम के बारे में एक बार जान लेते हैं। 19 मार्च 2003 का समय है। अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुमति के बिना ही इराक पर हमला कर दिया। एक बार तो चलो उसने जब कुवैत पे अटैक किया था तो उसे यह यूएन ने कहा कि तुम बल प्रयोग जाओ और इराक को आजाद कराओ। इस बार अमेरिका का दबदबा इतना बढ़ गया कि उसने यूएन फ्यूएन से कुछ पूछा ही नहीं, कहा कि कोई यूएन फ्यूएन से पूछने की जरूरत नहीं है, और उसने अपने मन से इराक पे अटैक कर दिया। और इराक पे अटैक करने के बाद इसका नाम रखा गया ऑपरेशन इराकी फ्रीडम, दिखावे के लिए। अब अमेरिका ने अटैक कर दिया था तो आलोचना से बचने के लिए उसने कहा कि इराक के अंदर एक ऐसी मिसाइल बन रही है जिससे पूरी मानव जाति को दिक्कत हो सकता है, मानव जाति को परेशानी हो सकता है। लेकिन जब बाद में जांच एजेंसियों ने जांच किया, वहां ऐसा कुछ नहीं निकला। इसके पीछे अमेरिका का कुछ और ही उद्देश्य था। आइए अब उस उद्देश्य के बारे में जानते हैं। हमले के पीछे जो उद्देश्य है वो है अमेरिका इराक के तेल भंडार पर कब्जा करना चाहता था। आपको पता है ना कि इराक में तेल भंडार बहुत ज्यादा है और अमेरिका इन्हीं तेल भंडारों पर कब्जा करना चाहता था। और इराक के जो मौजूदा सरकार थी उसको हटाकर अमेरिका अपने हिसाब का, मतलब अपने रेंज वाले जो इनके अंदर काम करे, ऐसे सरकार की स्थापना करना चाहता था। और इसी समय जो इराक के मतलब सुप्रीमो थे सद्दाम हुसैन, उनका भी अंत हो गया और उसमें बहुत सारे लोग भी मारे गए, जिसमें बेगुनाह लोग भी मारे गए। लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बेगुनाह लोग नहीं मारे गए, अमेरिका के 3000 सैनिकों की भी मृत्यु हुई। इस लड़ाई में अमेरिका के 3000 सैनिक भी मरे और इराकी सैनिक तथा वहां की जनता को अगर मिला के बात किया जाए तो लगभग 50,000 लोगों की मृत्यु हो गई थी। तो इस ऑपरेशन का नाम रखा गया था ऑपरेशन इराकी फ्रीडम। ये चौथा ऑपरेशन था हमारा इस चैप्टर का। अब अगर हम बात कर ले अमेरिका इतना ताकतवर क्यों है, इसके महाशक्ति होने का कारण क्या है, क्यों अमेरिका ही इतनी बड़ी महाशक्ति है, इतना बड़ा ताकत है उसके पास। तो सबसे पहला पॉइंट आप समझिए कि उसके पास सैन्य शक्ति जो है, सेना की जो शक्ति है वो बहुत ही मजबूत है। मजबूत होने का कारण भी है उसके पास बिल्कुल ऑटोमेटिक वेपन्स हैं, परमाणु हथियार है, बहुत ही अच्छे बिल्कुल लेटेस्ट बम है, बारूद है, ऐसा है। सैन्य प्रौद्योगिकी, वो सेना के लिए किसी भी प्रकार के बम, पिस्तौल, बारूद इत्यादियों को दूसरे देशों से आयात नहीं करता है, वो इन सभी चीजों को अपने देश के अंदर ही बनाता है। दुनिया के 12 ताकतवर देशों की अगर बात कर ली जाए, पूरे विश्व के अगर 12 सबसे बड़े ताकतवर देशों की बात कर ली जाए तो अमेरिका सबसे पहले नंबर पर आता है, जो अपने सैन्य पर, अपने सैन्य शक्ति पर सबसे ज्यादा खर्च करता है। अब इसके बाद मैं बता दूं कि पेंटागन के बारे में आपने इससे पहले भी सुना है। ये अपनी रक्षा बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा, पेंटागन जो है अपनी रक्षा बजट का बहुत बड़ा हिस्सा सिर्फ और सिर्फ सैन्य शक्ति और सैनिकों के ऊपर खर्च करता है। इसके अलावा अमेरिका के पास वीटो पावर भी है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये वीटो पावर क्या है, तो मैं आपको स्पेशली एक वीडियो बना के वीटो पावर के बारे में बताऊंगा ताकि आप आसानी से समझ जाएं कि वीटो पावर क्या होता है। आगे जो है वो कह रहा है कि विश्व की अर्थव्यवस्था में अमेरिका का स्थान क्या है। जो पूरा विश्व है या फिर पूरे विश्व की अगर देश की बात कर ले तो उसमें अमेरिका का स्थान आपको कैसा लगता है। तो देखिए इसके बारे में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अक्सर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप इसे ध्यान से समझिएगा। विश्व की अर्थव्यवस्था में अमेरिका की भागीदारी 28% है। एक इकलौता देश अमेरिका पूरे विश्व के इकोनॉमिकल सिस्टम में अपना 28% का भागीदारी रखता है, जो कि बहुत ज्यादा है। हर क्षेत्र में अमेरिका की कोई ना कोई कंपनी अग्रणी 3 कंपनियों में से है। जितनी भी आप टॉप लेवल की कंपनियां देख रहे हैं उन सभी कंपनियों में आपको सबसे टॉप लेवल की कंपनी, आगे की तरफ बढ़ने वाली कंपनी अमेरिका की ही दिखेगी, क्योंकि अमेरिका का कंपनी हर देशों में है। जैसे हमारे भारत की बात कर लें तो भारत में बहुत सारी कंपनियां अमेरिका की है जो बहुत टॉप लेवल पे है। प्रमुख आर्थिक अंतरराष्ट्रीय संगठन, मतलब कि जो विश्व के लिए काम करते हैं प्रमुख संगठन, जैसे IME,
विश्व बैंक, विश्व व्यापार संगठन, इन सभी क्षेत्रों में अमेरिका का दबदबा है, अमेरिका का यहाँ पे हुकूमत चलता है, वर्चस्व है, आधिपत्य है। इसके अलावा टेक्नोलॉजी की अगर बात कर ले, डिजिटल मार्केटिंग की बात कर ले, आज अगर आप हमसे पढ़ रहे हैं या आप हमको सुन रहे हैं तो ये भी कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी और अमेरिका का ही देन है और डिजिटल मार्केटिंग का ही देन है। क्योंकि अभी तो बच्चा भी ये जानता है कि www.youtube.com, ये तो सब जानते हो ना। तो ये जो www. है, इसे हम वर्ल्ड वेब वाइड कहते हैं, जिसपे भी अमेरिका का ही वर्चस्व है। ये भी अमेरिकन कंपनी है और इंटरनेट से जुड़ी और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसपे अमेरिका का प्रभुत्व है, मतलब वर्चस्व है। इसके साथ मैं बता दूं MBA की डिग्री, MBA तो हमारे भारत में भी होता है, अमेरिका में भी होता है, लेकिन अमेरिका की जो MBA की डिग्री है वो बहुत ही प्रभावशाली है, बहुत ही ज्यादा लोकप्रिय है और कार्यशील है। देखिए, अमेरिका के वर्चस्व के राह में 3 सबसे बड़े अवरोध हैं। अवरोध क्या क्या है? तो सबसे पहले तो वहां पे इनको लगाम लगाने के लिए यहाँ पे बनावट जो है वो इस तरह से बनाया गया है, जैसे हमारे भारत में कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, ऐसा ही कुछ अमेरिका में भी है, जहां पे तीनों के माध्यम से ही किसी भी प्रकार के काम को सक्सेस किया जा सकता है। आपको पता है कि हमारे भारत में कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका है, इन तीनों से गुजरने के बाद ही कोई एक सही फैसला लिया जाता है। तो वैसा ही कुछ अमेरिका में भी है। जैसे हमारे भारत में विधायक हैं, हमारे भारत में सांसद हैं, तो जैसे यहाँ पे हम विधायक को और सांसद को इन नामों से जानते हैं, वैसे अमेरिका के जो सांसद होते हैं उन्हें हम सेनेटर के नाम से जानते हैं। अब इनके पास ना समाज की उन्मुक्त प्रकृति भी है, जो इनके विदेशी सैन्य अभियानों पर अंकुश लगाने का काम करती है, मतलब रोकने का काम करती है। इसके अलावा आप सभी को पता है कि नाटो, अब नाटो क्या है? नाटो के बारे में आपने पहले भी समझा है कि नाटो में जो देश शामिल हैं वो क्या करते हैं कि अमेरिका के ऊपर अंकुश लगा सकते हैं। अगर अमेरिका कोई गलत काम करता है तो अमेरिका को वो रोकने का काम कर सकते हैं। जब नाटो शुरू हुआ था तो उस समय नाटो के अंदर 12 देश थे, लेकिन अगर वर्तमान समय की बात की जाए तो अभी नाटो में लगभग 30 देश मौजूद हैं। अमेरिकी वर्चस्व से बचने के उपाय क्या है? तो एक तो है बैंड वेगन नीति। इसका अर्थ है वर्चस्व जनित अवसरों को लाभ उठाते हुए विकास करना। जैसे में भारत, चीन, रूस साथ हो जाए तो अमेरिका वर्चस्व से बचा सकता है। अमेरिका वाकई में शक्तिशाली है, महाशक्ति है, वर्चस्व वाला देश है, लेकिन भारत, चीन और रूस अगर एक साथ आ जाए तो अमेरिका का वर्चस्व यहां नहीं चलेगा, क्योंकि अब भारत भी पुराना वाला भारत नहीं है। पीछे 15 से 20 सालों में भारत बहुत विकास हुआ है और भारत की जो विदेश नीति है, एस जयशंकर जो है, नरेंद्र मोदी जो है, इनकी जो विदेश नीति है वो बहुत ही मतलब कमाल की है। इनके विदेश की नीति को आप अगर बात करें तो हमारे देश की इज्जत अब विदेशों में भी होने लगी है। जिस भारत के नाम से लोग नफरत करते थे, जिस भारतीय को लोग नीच और तुच्छ समझते थे, आज उस भारत में आने के लिए कनाडा, ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस के जो सुप्रीमो है वो यहाँ पे आते हैं और हमारी संस्कृतियों को देखते हैं। इसके अलावा है कि यहाँ पे जो राज्य के स्तर पर संस्थाएं हैं, जो NGO हैं, सामाजिक आंदोलन है, मीडिया है, जनता है, बुद्धिजीवी, कलाकार, ये सभी मिलकर भी अमेरिका के वर्चस्व को कम कर सकते हैं। अब है भारत अमेरिकी संबंध के बारे में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके सिलेबस में है। शीत युद्ध की समाप्ति के बाद भारत द्वारा उदारीकरण एवं वैश्वीकरण की नीति अपनाने के कारण महत्वपूर्ण हो गया। भारत अब अमेरिका की विदेश नीति में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसके प्रमुख लक्षण प्रफुल्लित हो गए। आज आप देख रहे होंगे कि जब भी हमारे देश के सुप्रीमो किसी अलग देश में जाते हैं तो उनका क्या स्वागत होता है। तो शीत युद्ध की समाप्ति के बाद भारत ने अपना अलग ही रूप अपनाया और वो अब अमेरिका के विदेश नीति में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता था। अमेरिका आज भारत का सबसे व्यापारिक साझेदार है। हमारा जो भारत है इसमें अमेरिका का बहुत ज्यादा व्यापार होता है, बिजनेस होता है, बहुत सारी कंपनियां हमारे भारत में, इसीलिए इसे हम व्यापारिक साझेदार देश भी कहते हैं।
अमेरिका के जो बड़े बड़े नेता हैं वो हमारे देश में आते रहते हैं और हमारे देश के भी जो नेता हैं वो अमेरिका जाते रहते हैं, ताकि हमारे संबंध जो है वो मजबूत हो जाए। इसके अलावा जो भारत के निवासी वहां पे सिलिकॉन वैली में रहते हैं, उनके लिए भी अमेरिका का जो है प्रभाव है, उन लोगों का प्रभाव है अमेरिका के ऊपर। इस तरह से आपने देखा कि हमारे भारत के साथ अमेरिका का क्या संबंध था। आपका ये पार्ट 2 जो है ये भी समाप्त हो गया है। अब हमारा तीसरा चैप्टर पूर्ण रूप से कंप्लीट हो गया है। इसके साथ अब हम यहाँ पे इसको विराम देते हैं और आपको बताना चाहते हैं, यदि आपको किसी भी पॉइंट या किसी भी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम आई है तो आप हमें कमेंट करके बताएं। हम आपके लिए स्पेशल उन टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। साथ ही साथ यदि आप हमारे चैनल पे आज पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।